हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बन गई हैं? 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई है, तो ये औसत से कितनी कम रही है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ब्लू सुपरमून की घटना कब हुई जो 2037 तक ऐसी खगोलीय स्थिति नहीं होगी? किस पूर्व सीजीआई को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में सदस्य नियुक्त किया गया? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जनवरी से अगस्त तक का टोटल मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? पहली महिला चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का पहला ऐसी चेयरपर्सन नियुक्त किया है, पहली महिला है वो, और सीईओ नियुक्त किया है। ओके, और 1 सितंबर से यानी आज से ही उन्होंने इस पद को ज्वाइन कर लिया है। और कार्यकाल कब तक का होगा? अगले साल 31 अगस्त तक होगा, यानी 31 अगस्त 2024 तक। किसकी जगह ली उन्होंने? फोटोग्राफ ये रहा इनका। तो इन्होंने जगह ली है अनिल कुमार लोहाटी की। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला प्रमुख हैं ये। देखिए, रेलवे का 118 साल पुराना इतिहास है और उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला को उसका चीफ बनाया गया है। रेलवे बोर्ड जो है ना, वो रेल मंत्रालय के लिए एक टॉप डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। रेलवे बोर्ड का अस्तित्व कब आया था? 1905 में आया था। अब जया वर्मा सिन्हा, इनके बारे में कुछ बता दूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व स्टूडेंट हैं वो, वहाँ से पढ़ चुकी हैं। रेलवे यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS अधिकारी हैं। चेयरपर्सन बनने से पहले वो रेलवे बोर्ड की सदस्य थी और पिछली बार उनको टेलीविज़न पे आपने देखा होगा जब बालासोर दुर्घटना हुई थी, उसके बाद की स्थिति को संभालने में सबसे आगे थी। उस घटना में 291 लोगों की डेथ हुई थी। ओके, तो उस पूरे मामले को संभालना, मीडिया को ब्रीफ करना, ये सब काम इन्होंने किया था। इनके बारे में कुछ और बताऊं। 4 वर्षों तक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायोग है, वहाँ पर रेलवे सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। और बांग्लादेश में उनके कार्यकाल के दौरान ही 2008 में कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है और एक इतिहास रचा है इन्होंने, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी रही? आंसर होगा 7.8%। कितना? 7.8%। ठीक है, तो ये कब से कब तक? ये पहले तिमाही का मतलब क्या हुआ? अप्रैल से जून 2023 तक ये। ठीक है, अब सवाल होगा किसने ये ग्रोथ रेट का आंकड़ा जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में कहते हैं इसे NSO। कब जारी हुआ ये आंकड़ा? तो 31 अगस्त 2023 को। तो NSO के इस आंकड़े के अनुसार सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से इकॉनमी में ये तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि RBI ने जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना, उसका अनुमान लगाया था 8.5%, लेकिन उससे कम रहा है। कितना रहा है? 7.8%। और अगर हम बात करेंगे कि पिछले साल पहली तिमाही में यानी 22-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2022 की तुलना करेंगे अगर हम, तो इसमें हम देखेंगे कि उससे कम है। अप्रैल से जून 2022 में 13.1 था और अभी अप्रैल से जून 2023 में ये 7.8% है। ठीक है, इससे पहले यानी जनवरी मार्च में उस समय 6.1% था। ओके, तो पहली तिमाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ना अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक चलता है, तो उसका ये अप्रैल से जून तक का ये फाइनेंशियल ईयर हुआ। अब सवाल ये कि जीडीपी होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ओके, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी एक साल या किसी एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों
और सेवाओं का टोटल वैल्यू उसी को कहते हैं। ठीक है, जीडीपी किस देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब है देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं। और कम जीडीपी का मतलब होता है कि आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, अब सवाल होगा कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये फार्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, इस यानी C+I+G+X-M। C हो गया कंज्यूमर एक्सपेंसेस, I हो गया इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, G हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये टोटल इस तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। जो इसका मतलब ये होगा कि नेट एक्सपोर्ट कितना है, तो नेट एक्सपोर्ट और ये जोड़ देंगे, तो इस तरीके से ये जीडीपी हमारा सामने आता है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि पहली तिमाही में अलग अलग सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट रहा है। तो एग्रीकल्चर में 3.5%, जो पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में 2% कम है। माइनिंग में 5.8% ग्रोथ रेट है, जो कि पिछले साल की पहली तिमाही के मुताबिक 1.5% ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में 4.7%, इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक यूटिलिटी में ग्रोथ रेट जो है 2.9% है, जो 4% की कमी आई है अगर हम तुलना करेंगे पिछले साल के पहली तिमाही में। कंस्ट्रक्शन में भी जो है पिछली बार से कम ग्रोथ रेट देखने को मिला है, 7.9%। फाइनेंशियल सर्विसेज में 12.2% ये ग्रोथ रेट है, इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है पिछले साल के फर्स्ट तिमाही की तुलना में। ठीक है, होटल ट्रेड ट्रांसपोर्ट इसमें 9.2%, इसमें ग्रोथ रेट ठीक ठाक देखने को मिला है। ओके, तो ये स्थिति है। और अगले 6 महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट घटने की आशंका भी जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? क्योंकि सामान्य से कम मानसून का खतरा है, और आगे मैं बताऊंगा कि बारिश जो है ना कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादातर जगहों पे नहीं हुई है, बहुत कम बारिश हुई है। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका महंगा होने का, अनाज के उत्पादन पर असर होगा। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि अगला जो तिमाही आएगा, अगले तिमाही की जो रिपोर्ट आएगी उसमें और उसके बाद भी अगले मतलब टोटल 6 महीने में ग्रोथ रेट कम होने की का अनुमान है। ठीक है, हालांकि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने किया हुआ है ताकि महंगाई जो है वो कम बढ़े, लेकिन इसका भी असर होगा। चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, ये जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि पिछले जीडीपी कितने रहे हैं पूरे साल के। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का 7.2% था, 2021-22 में 9.1%, 2020-21 जो कि कोविड का बुरा दौर था तो 5.8% मतलब माइनस में हम लोग गए थे। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट पिछले सालों के ये रहे। चलें दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जीवीए का मामला है। इससे बताते हैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना उसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ग्राफिक्स मैप सब कुछ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, 1 ईयर का एक मेंबरशिप प्लान भी है ये वाला, आप इसे देख सकते हैं। इसके ज़रिए अगले 365 दिनों तक यानी अगले 1 साल तक आपको पीडीएफ मिलेगा, पिछला भी मिल जाएगा वहाँ पर 2022 के भी और अभी तक के भी। तो वीकली मिलेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इतने तरह के पीडीएफ आपको मिलेंगे। और वो भी कई तरीके के, जैसे 1 लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, और साथ में उसमें वीडियो का लिंक भी होता है ताकि अगर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हैं विजुअली तो क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा। इसी मेंबरशिप के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का, और इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी का पीईटी है, बिहार कांस्टेबल है, एसएससी के तमाम एग्जामिनेशन सब कुछ अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना ये मेंबरशिप प्लान, और बहुत मामूली सी रकम है इसकी 365 दिनों का। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीवीए विकास दर कितनी रही? आंसर इसका भी होगा 7.8%। जीवीए का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये जीवीए हुआ। जीडीपी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है जीवीए। ठीक है,
तो ये जीवीए रहा है 2022-23 की पहली तिमाही में, यानी अप्रैल से जून 2023 का 7.8%। जीडीपी भी इतना ही रहा, जबकि पिछली तिमाही का ये था 6.5%। ओके, जीवीए। अब सवाल है कि जीवीए है क्या, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए, साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। ये बताता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र या उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। नेशनल अकाउंटिंग के नज़रिए से देखें तो मैक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वो होता है जीवीए। ठीक है, तो समझने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, तो जीवीए का आंकड़ा भी आपने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। भारत में पिछले एक सदी यानी पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई है। तो ये औसत से कितनी कम बारिश रही? आंसर का 36% कम बारिश हुई है। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। जुलाई 2023 में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, जबकि अगस्त में मात्र 25.4 सेंटीमीटर बारिश हुई। पिछली बार बारिश ने पिछली बार जो अगस्त में कम बारिश हुई थी वो 2005 में रिकॉर्ड किया गया था। तब ये सामान्य से 25% कम बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो कितना 36% कम बारिश हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा असर होने जा रहा है इसका। दूसरी बात, पर्यावरण पर बड़ा असर होने वाला जा रहा है। इस वक्त इतनी गर्मी जो झेल रहे हैं आप सभी, उसमें बड़ी वजह यह है कि पिछले 100 साल में अगस्त में बहुत कम बारिश हुई है। अभी मानसून चल रहा है और इसके बावजूद ये कम बारिश हुई है। कितनी बारिश हुई एक्चुअल में अगस्त 2023 में? अगर हम देखेंगे सेंटीमीटर में कितनी बारिश हुई तो 25.4 सेंटीमीटर ही बारिश हुई है। अब सवाल है कि कम क्यों हुई इतनी बारिश? इसकी वजह अल नीनो है, मुख्य बड़ी वजह अल नीनो है। और इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनी है कि पूर्वोत्तर भारत, हिमालय राज्य और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में अगस्त में बारिश जो ना वो काफ़ी कम हुई है। पहाड़ी इलाकों में हुई है, जैसे हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में तबाही आ गई, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड बहुत हुए बारिश की वजह से, तमिलनाडु में बारिश हुई है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं देश भर के, वहाँ पर बहुत कम बारिश हुई है। अल नीनो, ये उसकी वजह से क्या हुआ है, मध्य प्रशांत क्षेत्र जो ना उसकी वजह से गर्म हुआ है, और इसका मतलब होता है कि कम मानसूनी बारिश। ठीक है, तो ये सारे जो डेटा जारी किया ना रिकॉर्ड, वो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एम मोहापात्रा। ठीक है, अल नीनो के बारे में मैं अलग से डिटेल बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में पूरा मैप से समझाना होगा मुझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, या 2023 में कब मनाया गया? आंसर का 31 अगस्त को। ठीक है, तो ये विश्व संस्कृत दिवस, इसको विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है, और ये श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है हर साल। तो 2023 में श्रावण पूर्णिमा की जो तिथि है ना, वो 30 अगस्त की सुबह 10 बजे से लेकर और 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक ये हुआ है। तो इसको फिर आयोजित किया गया 31 अगस्त को। संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर का 1 से 7 सितंबर तक। हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में ये आयोजित होता है। देश में पोषण सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों में पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता फैलाना, स्वच्छ खान पान हो, उनकी आदत हो, ऐसा खाएं जिससे पोषण मिल सके। अब बाहर का खाना और स्ट्रीट फूड खाते रहने से पोषण उतना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पोषण की बात की गई है इस सप्ताह में, इसके बारे में चर्चाएं खूब हों।
तो पहली बार कब मनाया गया था ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक? तो ये आज तो था पहली बार 1982 में, उस वक्त मान्यता दी गई थी इस सप्ताह की भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर होगा 2 सितंबर को। ठीक है, तो ये दिवस नारियल उत्पादक देशों के का जो एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, तो उसने ये घोषित किया हुआ है। और कोकोनट के बारे में जागरूकता फैलाना, उससे जो बहुत सारे फ़ायदे हैं किसानों को भी, आम लोगों को भी, न्यूट्रिशन के लिहाज से भी, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा प्रियन सेन। क्या नाम है? प्रियन सेन। 20 वर्ष की हैं और राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं, स्टूडेंट हैं, डांसर हैं, ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। और अब वो दिसंबर 2023 में, इस साल के आखिर में, वियतनाम में मिस अर्थ 2023 का जो कंपटीशन होगा उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, उनको जो ये खिताब पहनाया, खिताब नहीं मतलब ताज, ये ताज जो पहनाया है वो कोरिया से मिस अर्थ मीना सू चोई हैं, तो उन्होंने ये ताज पहनाया। ठीक है, अच्छा इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मिस इंडिया है ये, नहीं, मिस अर्थ इंडिया कहेंगे इसको। मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, तो मिस इंडिया का जो कंपटीशन है वो अलग होता है और मिस अर्थ इंडिया वो कंपटीशन अलग होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें मिक्स मत कर लेना आप। और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा ब्लू सुपरमून की घटना कब हुई जो 2037 तक ऐसी खगोलीय घटना नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी ऐसी घटना? इसका आंसर होगा 30 और 31 अगस्त 2023 को। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। क्या होता है ब्लू सुपरमून? देखिए, जब एक ही महीने में 2 सुपरमून हो तो फिर दूसरे सुपरमून को ब्लू सुपरमून कहा जाता है। तो अगस्त 2023 में 2 बार सुपरमून हुआ है, एक बार हुआ 1 अगस्त को और एक बार हुआ 30 और 31 अगस्त को। तो इसलिए 30 और 31 अगस्त वाला जो सुपरमून हुआ उसे ब्लू सुपरमून कहा गया। अमूमन ये जो दूरी है ना, वो सबसे ज़्यादा दूर अगर होता है चांद पृथ्वी से तो 4,05,000 किलोमीटर होता है। तो न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार ब्लू सुपरमून के दौरान पृथ्वी और चांद की दूरी काफ़ी कम थी। कितनी? 3,57,344 किलोमीटर। कितना? 3,57,344 किलोमीटर। जब चांद नज़दीक आ जाता है बेहद तो परिजी कहते हैं उसको, और चांद जब दूर रहता है तो अपोजी कहते हैं उसको। ठीक है, 2 इवेंट होता है। और ब्लू सुपरमून का मतलब क्या हुआ कि 2 बार चांद जो है ना वो बेहद नज़दीक आ गए एक ही महीने में। ओके, तो ये होता है ब्लू सुपरमून। सुपरमून के दौरान क्या होता है, चांद और पृथ्वी के बीच में दूरी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, चांद जो है ना वो ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देने लगता है और लगता है कि पृथ्वी के करीब आ गया है। और साल में 3 से 4 बार सुपरमून होता है, लेकिन ब्लू सुपरमून यानी एक ही महीने में 2 बार, ऐसा मतलब अक्सर ही होता है, कभी कभी होता है। और अगली बार जो ना 2037 तक तो नहीं होने वाला है, उसके बाद ज़रूर होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। अच्छा, परिजी के दौरान यानी जब चांद नज़दीक आता है तो ये चांद जो है वो 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। और जब चांद दूर रहता है, यानी अपोजिट दूरी ज़्यादा होती है, तब वो कम चमकीला दिखाई देता है परिजी की तुलना में। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ लिया गया है। और ब्लू सुपरमून में ब्लू का मतलब ब्लू रंग से नहीं है। ठीक है, ब्लू रंग से नहीं है, मतलब ये है कि 2 बार सुपरमून हुआ। ठीक है, द हिंदू ने ये फोटोग्राफ प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी पूर्व CJI को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर यानी SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया? आंसर होगा जस्टिस NV रमना। ठीक है, CJI रह चुके हैं ये, और सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर सिंगापुर में है, तो उसके चेयरमैन है जॉर्ज लिम।
तो उन्होंने इनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। और ये जो सेंटर है वो मध्यस्थता करवाता है किसके बीच में, अगर कोई इंटरनेशनल मामला आता है, जो कोई वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको हल करने के लिए ये काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब फिर मिलेंगे कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ आपके लिए, तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और हम मेंबरशिप प्लान जिन लोगों ने नहीं लिया है देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय।